नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बच्चों 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने अभी जो टॉपिक फिनिश किया है जिसका नाम था अलंकार, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो अलंकार के वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको वो पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो के अंदर हम दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है वाक्य रचना, इसे आरंभ कर रहे हैं। साथ ही ये भी समझ लीजिए बच्चों, ये जितने भी टॉपिक करवाए जा रहे हैं ये आपके जो एग्ज़ाम जो 2021 में जो नया सिलेबस आपके लिए आया है 40% कोर्स को कम करते हुए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए आज इस वीडियो में सीखेंगे आखिर वाक्य क्या होते हैं, यानी वाक्य की अगर आपसे पूछा जाए परिभाषा किसे कहते हैं तो आप लोगों ने नॉर्मली ये परिभाषा याद कर रखी है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है। यानी पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला, यानी पूरा अर्थ जो प्रकट करता है, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले विभिन्न पदों के सार्थक समूह को, ठीक है, विभिन्न पदों के सार्थक समूह को अपन क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो ये परिभाषा जो है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि भाई वाक्य किसे कहते हैं। नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है, यानी पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले, पूर्ण अर्थ, परिभाषा यहां लिख देता हूं मैं, परिभाषा, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले एवं विशेष रूप से संयोजित, विशेष रूप से संयोजित पदों के सार्थक समूह को, पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक तो ये परिभाषा याद कर सकते हो। अगर ये आपको थोड़ी कठिन लगती है तो आप इस तरह से भी दूसरी परिभाषा इसे याद कर सकते हो। विभिन्न पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। विभिन्न पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो आप ये छोटी सी परिभाषा भी दिमाग में रख सकते हैं, यानी कि वाक्य अपन कब कहेंगे, जब वो वाक्य अपना एक पूरा अर्थ जो है, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला हो और उसमें जो भी पद होंगे, यानी जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो विशेष रूप से संयोजित या व्यवस्थित पदों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि विभिन्न पदों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि देखिए दो चीज़ें आपको सीखनी है यहाँ पर, एक तो वाक्य के तत्व होते हैं और एक वाक्य के अंग होते हैं। इन दोनों चीजों का जो अंतर है वो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वाक्य के तत्व। किसकी बात कर रहे हैं, वाक्य के तत्व। यानी किसी भी वाक्य को तब तक वाक्य नहीं माना जाता जब तक उसके अंदर ये 6 तत्व मौजूद नहीं होते हैं। इन 6 तत्वों के होने पर ही किसी वाक्य को हम वाक्य कह सकते हैं। तो देखिए ये जो वाक्य हैं, वाक्य के तत्व, तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं जिन्हें आप लोगों को समझना है। सबसे पहले जो होता है वह होता है आकांक्षा, आकांक्षा। दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करें तो योग्यता। तीसरे नंबर पर सार्थकता। चौथे नंबर पर आसक्ति। 5वें नंबर पर अन्वय, क्या होता है, अन्वय। और 6ठे नंबर पर अगर अपन बात करें तो पद का क्रम, यानी इसको अपन पद क्रम लिख सकते हैं,
पद क्रम। तो इस तरह से ये जो है वाक्य के 6 तत्व होते हैं। अब ये जो 6 तत्व होते हैं बच्चों, ये आप लोगों को समझना है कि आखिर ये तत्व होते क्या हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि भाई आकांक्षा किसे कहते हैं। आकांक्षा का मतलब यह होता है बच्चों कि जब हम किसी शब्द को सुन करके और उसी अर्थ को बताने वाले आगे और शब्दों को सुनने की जब मन में जो इच्छा जागती है वही क्या कहलाती है, आकांक्षा कहलाती है। और जब तक किसी वाक्य के अंदर आकांक्षा को शांत नहीं किया जाएगा तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे मैं आपके सामने कोई बात कहूं अभी कि मैं, और फिर शांत हो गया, अब आपके मन में आगे सुनने की इच्छा जागी, तो कहने का मतलब है किसी शब्द को या किसी वाक्यांश को सुनकर और उससे आगे के शब्दों को या वाक्यांश को सुनने की जो इच्छा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। और किसी भी वाक्य को तब तक वाक्य नहीं कहा जा सकता जब तक उस वाक्य में आकांक्षा तत्व की पूर्ति नहीं की गई हो। इसलिए किसी भी वाक्य रचना के अंदर जो पहला तत्व होता है वो क्या होता है, आकांक्षा होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात हो रही है कि योग्यता हो रही है। अब योग्यता का मतलब यह होता है बच्चों कि किसी भी वाक्य के अंदर जब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई क्या होता है, अर्थ की दृष्टि से उनकी योग्यता होती है, ताकत। यानी जैसे अपन कहते हैं कि जैसे अग्नि है, उसका काम होता है वो जलाने का काम करती है, लेकिन मान लीजिए किसी वाक्य के अंदर अपन इस तरह से लिख रहे हैं कि वह आग से, अग्नि से सिंचाई करता है, तो अग्नि के अंदर ये योग्यता नहीं है, ये बल नहीं है कि उसे सिंचाई किया जा सके। जैसे मान लीजिए अपन कह रहे हैं मोहन पानी खाता है, तो पानी खाने की चीज़ नहीं है बल्कि पानी पीने की चीज़ है, यानी पानी के अंदर जो योग्यता है वो खाने की नहीं है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वाक्य के अंदर जब पदों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो अर्थ की दृष्टि से उनके अंदर क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो ये योग्यता होगी। तीसरा पॉइंट है इसमें सार्थकता। अब सार्थकता का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य के अंदर केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का वाक्य के अंदर कोई अभिप्राय नहीं होता है, इसलिए निरर्थक शब्दों का वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो जब भी किसी वाक्य के अंदर हम पदों का प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, यानी सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। मैं बार बार शब्द ना बोलकर ये ध्यान रखिएगा, पद वर्ड बोल रहा हूँ। पद का मतलब क्या होता है कि किसी भी वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं और उन शब्दों को जब हम एक व्याकरण की इकाई के रूप में लिखते हैं तो वो शब्द ही पद कहलाने लग जाते हैं। जब भी हम वाक्य की परिभाषा को याद करेंगे या वाक्य को आगे जितनी भी परिभाषाएं याद करेंगे हम लोग, तो उसके अंदर ये वर्ड जो बोलना है आपको शब्द नहीं लिखना है, इसमें किसका प्रयोग करना है, आप लोगों को पद का प्रयोग करना है। तो ये समझ में आ गया तीनों बिंदु, आकांक्षा, योग्यता, सार्थकता। चौथे नंबर का जो बिंदु है आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है निकटता। आसक्ति का मतलब क्या होता है, निकटता। यानी कि जब भी किसी वाक्य को बोला जाता है तो उस वाक्य के जितने भी शब्द होते हैं उनको उनके अंदर क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ या किसी पुस्तक के पहले पृष्ठ पे ये लिखा हो महात्मा गांधी, ठीक है, और उसके 10वें पन्ने पर फिर लिखा हो राष्ट्रपिता थे, तो यद्यपि ये वाक्य जो हैं, ये शब्द जो हैं सार्थक हैं, लेकिन इन शब्दों के अंदर क्या नहीं है, निकटता नहीं है, इस वजह से ये वाक्य नहीं कहलाएगा। तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। मान लीजिए मैं अभी आपसे कहूँ कि मैं कल, और अगले दिन जब तुम दूसरे दिन आओ जब कहूँ पुस्तक पढ़ाऊंगा, तो कहने का मतलब है कि उसमें सार्थकता नहीं है, निकटता नहीं है, इस वजह से वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। आसक्ति का मतलब है निकटता, यानी किसी भी वाक्य के अंदर पदों के अंदर क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। फिर आता है अन्वय। अन्वय का मतलब यह होता है बच्चों कि व्याकरण की दृष्टि से अन्वय का मतलब है कि किसके बाद में क्या शब्द आना चाहिए, यानी कि कर्ता के बाद कर्म आना चाहिए, कर्म के बाद फिर क्रिया आनी चाहिए। ऐसे अन्वय जो होता है ये क्या कहलाता है, अन्वय कहलाता है। किसी भी वाक्य में ये अन्वय होना भी आवश्यक है। अन्वय और ये जो पद क्रम लिखा है ये दोनों एक जैसी चीजें हैं। पद क्रम का मतलब भी है कि हमें ये मालूम होना चाहिए किसी भी वाक्य के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है और उसके बाद में क्या लिखा जाता है। यानी वाक्य का जो क्रम होता है इसके कुछ नियम है बच्चों, कि किसी भी वाक्य के अंदर सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर कर्म लिखा जाता है, फिर क्रिया लिखी जाती है। अगर इसी नियम को थोड़ा और
और आगे बढ़ाएं तो किसी भी वाक्य में कर्ता से पहले भी संबोधन सूचक शब्द या विस्मय बोधक शब्दों को लिखा जाता है। अगर यहाँ पर भी हम बात करें, अगर कर्ता का कोई विस्तारक होगा तो वो कर्ता से पहले लिखा जाता है। अब ये विस्तारक क्या होता है कि विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विस्तारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको विस्तारक कहते हैं। तो देखिए ये छह जो तत्व आपके सामने दिख रहे हैं, इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, आप इन्हें बराबर नोट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूं आकांक्षा। क्या लिख रहे हैं? आकांक्षा। आकांक्षा की परिभाषा जो है वो लिख देता हूं, किसी वाक्य के पूर्ण भाव को समझने के लिए, किसी वाक्य के पूर्ण भाव को समझने के लिए किसी वाक्य के पूर्ण भाव को समझने के लिए किसी पद को सुनकर, किसी पद को सुनकर दूसरे पद सुनने की इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान हो जाएगा, किसी भी वाक्य के पूर्ण भाव को समझने के लिए। तो अपन कह रहे हैं ना, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले विशेष रूप से संयोजित पदों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अर्थात विभिन्न पदों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के 6 तत्व होते हैं। अपन बात कर रहे हैं आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब हो गया किसी वाक्य के पूर्ण भाव को समझने के लिए किसी पद को सुन करके और दूसरे पद की सुनने की, दूसरे पद को सुनने की, यानी कि दूसरे पद को सुनने की इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा कहते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने आपको लिख दिया, जहाँ वाक्य में आकांक्षा की पूर्ति होती है वहीं वाक्य रचना ठीक समझनी चाहिए। यानी जहाँ पर भी ये वाक्य के अंदर आकांक्षा की पूर्ति होती है तो वहीं हमें वाक्य को समझना चाहिए। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि रमेश विद्यालय जाएगा, तो ये सारे जो पद हैं ये क्लियर हो गए भाई, रमेश विद्यालय जाएगा। तो इसके अंदर अब और पद की सुनने की मन में क्या नहीं हो रही है? इच्छा नहीं हो रही है। तो किसी पद को मान लीजिए मैं इसको यही कह देता रमेश, अब इच्छा जागी अंदर से, तो एक पद को सुन करके और उसके संबंधित अर्थ को व्यक्त करने वाले दूसरे पदों को सुनने की जो इच्छा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस वाक्य के अंदर ये सब चीज़ हम लिखते चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर है कि योग्यता का मतलब क्या होता है। दूसरे नंबर पर है योग्यता। योग्यता का अर्थ है वाक्य के अर्थ से किसी प्रकार की अयोग्यता अथवा असंभव बात प्रकट न हो। योग्यता का तात्पर्य शक्ति एवं सामर्थ्य से है। योग्यता से तात्पर्य शक्ति एवं सामर्थ्य से है। योग्यता से तात्पर्य शक्ति एवं सामर्थ्य से है। वाक्य के अर्थ से किसी प्रकार की अयोग्यता अथवा असंभव बात प्रकट नहीं होनी चाहिए। वाक्य के अर्थ से, यहाँ नोट कर देते हैं, वाक्य के अर्थ से किसी भी प्रकार की अयोग्यता या
असंभवता प्रकट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चों कि योग्यता से तात्पर्य शक्ति एवं सामर्थ्य से है। वाक्य के अर्थ से किसी भी प्रकार की अयोग्यता या असंभवता प्रकट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है तो वहाँ पर उसके अंदर एक योग्यता होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि जो रमेश है वह आग से सिंचाई करता है। ठीक है, अगर अपन लिख रहे हैं कि वह आग से सींचता है, तो देखिए यहाँ पर जो ये अग्नि है, आग है, इसमें सींचने का गुण नहीं है, सींचने की शक्ति नहीं है इसमें, या सीखने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर कोई वाक्य नहीं कहलाएगा। दूसरे नंबर पर अगर अपन कहें कि बालक दूध खाता है, तो दूध को खाने की यानी कि दूध को खाने की शक्ति नहीं होती है, यानी कि दूध को तो पिया जाता है। तो यहाँ पर भी ये वाक्य जो है अशुद्ध है, एक तरह से वाक्य की श्रेणी में नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि किसी भी वाक्य के तत्वों के अंदर 6 तत्व आते हैं, जिसमें आकांक्षा आती है, योग्यता आती है, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सार्थकता की। तो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं सार्थकता के बारे में बात करेंगे, और सार्थकता का तात्पर्य क्या है इसे हम समझते हैं कि किसी भी वाक्य के अंदर हमेशा सार्थक शब्दों को ही महत्व रहता है, निरर्थक शब्दों की वाक्य रचना में कोई उपयोगिता नहीं मानी जाती है। तो इस वजह से वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो इसे मैं एक बार मिटा देता हूं, फिर मैं यहां आगे अपन नोट करते हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट है सार्थकता, यानी कि वाक्य के अंदर हमेशा सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का वाक्य में कोई महत्व नहीं होता है। तो वाक्य में यानी जो शब्द होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं और एक निरर्थक शब्द होते हैं। तो वाक्य के अंदर हमेशा केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है यानी कि सार्थकता, इसे हम लोग यहाँ नोट करते हैं। सार्थक सार्थकता तीसरे नंबर का पॉइंट है। तो देखिए सार्थकता, वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का, सार्थक पदों का ही प्रयोग किया जाता है, निरर्थक पदों का कोई महत्व नहीं होता है। यानी वाक्य के अंदर निरर्थक पदों का कोई महत्व नहीं होता है। वाक्य में निरर्थक पदों का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे पदों से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। यानी जो निरर्थक शब्द होते हैं, निरर्थक जो शब्द होते हैं, निरर्थक पदों से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। तो इस वजह से किसी भी वाक्य के अंदर नहीं होती है।
तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि किसी भी वाक्य के अंदर केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जो निरर्थक पद होते हैं उन निरर्थक पदों से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर जब भी वाक्य लिखा जाएगा तो वाक्य के अंदर हमेशा केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में धार्मिक संस्कृति अधिक है। तो यहाँ पर सभी शब्दों का, सभी पदों का क्या है, अर्थ है। तो जो सार्थक पद होंगे उन्हीं का ही यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पर हम बात करते हैं आसक्ति। चौथा वो जो पॉइंट है वो है आसक्ति। अब देखिए आसक्ति का मतलब ही क्या होता है, निकटता। क्या होता है, निकटता होता है। इसका मतलब है किसी भी वाक्य के अंदर जब तक निकटता नहीं होगी पदों में, क्या नहीं होगी, पदों के अंदर निकटता नहीं होगी तो वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसका उदाहरण मैं समझा चुका हूँ। यदि किसी वाक्य को मान लीजिए उसमें से 2 शब्दों को पहले पन्ने पर लिख दें और उसके आगे के शब्दों को 10 पन्ने छोड़कर लिखें, तो कहने का मतलब क्या होगा, वो एक वाक्य नहीं कहलाएगा, वो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि उसमें आकांक्षा बनी रहेगी महात्मा गांधी, अब उसके बाद में छोड़ दिया फिर। ठीक है, तो आगे की क्या घटना है, क्या क्रम है, क्या कहना चाह रहे हैं, तो अधूरी चीज है। तो इस वजह से उसके अंदर, पदों के अंदर क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। तो वाक्य के शब्दों को बोलने अथवा लिखते समय वाक्य के पदों को बोलते अथवा लिखते समय आसक्ति यानी आसक्ति का मतलब है निकटता। आसक्ति यानी निकटता होनी आवश्यक है, निकटता होनी आवश्यक है। तो ये चौथा बिंदु हो गया। किसी भी वाक्य को मान लीजिए, एक वाक्य अपन प्रातःकाल बोल रहे हैं और अधूरा वाक्य बोला, फिर दोपहर में बोल रहे हैं, फिर शाम को बोल रहे हैं, आधा आधा करके, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। एक ही समय बिंदु पर वाक्य बोला जाना चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि बालक प्रातःकाल व्याकरण पढ़ते हैं। तो एक साथ बोल दिया, बालक प्रातःकाल व्याकरण पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं बोलता बालक प्रातःकाल और छोड़ देता, फिर मैं दोपहर में आके कहूँ कि व्याकरण, फिर शाम को कहूँ कि पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर पदों के अंदर क्या नहीं है, निकटता नहीं है। यानी पदों, कोई भी वाक्य होगा उसको पदों को या तो बोलते समय अथवा लिखते समय क्या होनी जरूरी है, निकटता होनी आवश्यक है। और 5वें नंबर का जो बिंदु है इसके अंदर आसक्ति हो गई। इसके बाद में अपन अन्वय की बात करते हैं। तो अन्वय का मतलब होता है कि हिंदी में वाक्य रचना के अंतर्गत कर्ता, कर्म, संबंध, क्रिया आदि का क्रम अनुसार प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जो भी वाक्य रचना होती है उसके अंतर्गत ये अन्वय की बात कर रहे हैं अपन। हिंदी में वाक्य रचना करते समय कर्ता, क्रम, क्रिया आदि को एक विशेष क्रमानुसार लिखते हैं। एक विशेष क्रमानुसार लिखते हैं। इसी प्रकार लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार कारक और क्रिया का प्रयोग होता है। लिखते हैं
इसी प्रकार क्रिया के लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो ये क्या कहलाएगा? अन्वय कहलाएगा। यानी अनुअय, यानी कर्ता के बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, ये क्रम होता है। तो कहने का मतलब हिंदी में वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को एक विशेष क्रमानुसार लिखते हैं और इसी प्रकार जब लिंग, वचन एवं कारक होता है उसी के अनुसार क्रिया का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये कहलाता है अन्वय कहलाता है। यहाँ पर कहें कि वह निरंतर दौड़ता है। तो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है ये बिल्कुल अन्वय हो रहा है कि वह निरंतर दौड़ता है। अपन कह रहे हैं कि अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है, बालक मैदान में खेल रहा है। ऐसे कोई भी बात करेंगे तो पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगा, एक विशेष क्रम हो गया। तो ये अन्वय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अन्वय कहलाएगा। और इसी चीज को अपन किस नाम से जानेंगे? पद क्रम के नाम से भी। तो पद क्रम का जो नियम है, यानी कि वाक्य रचना का ये 6 नंबर का तत्व है। तो यहाँ पर भी किसी भी वाक्य में लिखते समय पदों का सही क्रम होना आवश्यक होता है। अगर पदों का सही क्रम नहीं रखा गया तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए पद का क्रम होना जरूरी है। शब्दों को उनके अर्थ और कारक आदि के संबंध को ध्यान में रखकर यथा स्थान प्रयुक्त करने से वाक्य रचना शुद्ध हो जाती है। यानी कि जो भी पद होते हैं उन पदों को वाक्य में पदों को अर्थ एवं कारक आदि, ठीक है, वाक्य में पदों को अर्थ एवं कारक आदि के संबंध को, वाक्य में पदों को अर्थ एवं कारक आदि को ध्यान में रखकर लिखने से वाक्य शुद्ध लिखा जाता है। वाक्य शुद्ध लिखा जाता है। अन्यथा वाक्य रचना अशुद्ध भी हो सकती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी पदों का क्रम होता है तो पद का क्रम आपको मालूम होना चाहिए। इसके कुछ नियम है 12-13, वो नियम मैं आपको नहीं लिखवा रहा, लेकिन मैं बता जरूर रहा हूं कि किसी भी वाक्य के अंदर पद का क्रम क्या रहता है कि पहले कर्ता आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, फिर क्रिया आनी चाहिए। पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। अगर वाक्य के अंदर कर्ता का विस्तारक है तो वो कर्ता से पहले लिखा जाता है, कर्म का विस्तारक है तो कर्म से पहले लिखा जाएगा, क्रिया का विस्तारक है तो क्रिया से पहले लिखा जाता है। ये क्रम होता है। अगर वाक्य के अंदर संबोधन सूचक शब्द या विस्मय आदि बोधक अव्यय है तो वो वाक्य में सबसे पहले लिखे जाते हैं, वो सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी वाक्य के अंदर पदों का जो क्रम है वो होना जरूरी है, तभी वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर भी आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहा है। ठीक,
तो अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहा है। तो इस तरह से ये जो 6 तत्व मैंने आप लोगों को बताया है बच्चों, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आकांक्षा, दूसरे नंबर पर योग्यता है, तीसरे नंबर पर सार्थकता है, चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो आसक्ति है, और 5वें नंबर पर अन्वय है, और 6ठे नंबर पर पद क्रम है। ये 6 तत्व किसी वाक्य में होंगे तभी वह वाक्य की श्रेणी में आता है। अगर इन 6 तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी होती है तो वाक्य कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और वो वाक्य नहीं माना जाता है। इसलिए किसी भी वाक्य को लिखते समय इन 6 तत्वों को अपने माइंड में रखना आवश्यक है। जरूरी है कि इसके नियम आपके दिमाग में हो, क्योंकि जो वाक्य शुद्धिकरण का टॉपिक होता है वो इसी से जुड़ी हुई चीज़ होती है, और वाक्य जो अशुद्ध हो जाते हैं उसका कारण भी यही तत्व होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अब इन तत्वों को पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे कि जो वाक्य है उस वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। यानी वाक्य के कितने अंग होते हैं बच्चों? 2 अंग होते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं वाक्य के अंग। तो आज हम लोग यहां इस वीडियो के अंदर वाक्य के जो अंग हैं और वाक्य के जो तत्व हैं इनके बारे में बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं और अच्छे से समझते हुए चलिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको 10th क्लास के अंदर भी काम आने वाली हैं। अभी आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आप जैसे बड़ी क्लासों में जाते हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए आप सीखने की कोशिश करें कि आखिर वाक्य वास्तव में होते क्या हैं, किस तरह से उन्हें हमें डिटेल से पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर हम लिख रहे हैं वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 जो होता है बच्चों वह होता है उद्देश्य, और नंबर दूसरा जो होता है वह होता है विधेय। नंबर दूसरा जो होता है वह होता है विधेय। एक उद्देश्य हो गया और एक विधेय हो गया। तो सबसे पहले हम बात करें कि आखिर उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? यानी वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात उस वाक्य में जो कर्ता होता है उस कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। किंतु उद्देश्य के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, एक कर्ता और एक कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्द। एक चीज़ तो आप ये ज़रूर ध्यान रख लीजिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द का नाम आएगा विस्तारक। किसकी बात होगी? विस्तारक की बात होगी। विस्तारक या फिर पूरक की बात होगी। तो विस्तारक और पूरक का मतलब क्या होता है कि विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्तारक कहते हैं। अब देखिए, विशेषता बताने वाले शब्द कितने तरह से सीखने की ज़रूरत है कि एक तो होते हैं विशेषण शब्द। एक तो कौन से होते हैं बच्चों? विशेषण शब्द होते हैं। एक होता है प्रविशेषण। एक क्या होता है? प्रविशेषण होता है। और एक जो होता है बच्चों वो होते हैं क्रिया विशेषण। क्या चीज़ है ये? क्रिया विशेषण। यानी विशेषण शब्द जो होते हैं ये तो संज्ञा शब्दों की या फिर सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, और प्रविशेषण शब्द जो हैं ये विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, और जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो देखिए 3 तरह के शब्द हैं आपके पास जो विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द, प्रविशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द। अब ये तीनों जो शब्द हैं इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण विशेषण शब्द की, और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि विस्तारक किसे कहते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे, विस्तारक का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। यानी किसी भी वाक्य के अंदर जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम विस्तारक कहते हैं। अब विस्तारक कहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कर्ता और कर्ता का जो विस्तारक है वो उद्देश्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उद्देश्य। अगर मैं आपसे पूछूं उद्देश्य किसे कहते हैं तो आप ये बता देंगे कि वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है
वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात वाक्य में जो कर्ता होता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अब ये उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं? उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता का विस्तारक, और विस्तारक का मतलब है विशेषता बताने वाले शब्द ठीक है। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता का विस्तारक यानी विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक कर्ता और एक कर्ता की विशेषता। जैसे मान लीजिए अपन बात करें कि भारतीय नेता, तो ये नेता तो कर्ता है और ये इसका विशेषण हो गया। भारतीय नेता अधिक बोलते हैं, ठीक है। भारतीय नेता अधिक बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कौन बोल रहे हैं? नेता, तो ये कर्ता है और ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? विस्तारक। और ये क्या चीज़ है यहाँ पर? क्रिया, और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया का क्या कहलाएगा? विस्तारक कहलाएगा। तो ये जो कर्ता है और कर्ता का विस्तारक है ये क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है ये? यानी वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता का विस्तारक आता है। दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर पर पॉइंट है आपका विधेय। तो विधेय किसे कहते हैं? कि वाक्य में कर्ता के विषय में जो बातें कही गई हैं, वाक्य में, यहां लिख देता हूं, वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा गया उसे विधेय कहते हैं, और विधेय के अंतर्गत कर्म व कर्म का विस्तारक तथा क्रिया व क्रिया का विस्तारक आते हैं। यानी विधेय के अंतर्गत चार चीजें होगी, कर्म और कर्म का विस्तारक, क्रिया और क्रिया का विस्तारक। जैसे यहां पर आपसे एक कह दें कि गरीब बालक धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ते हैं, ठीक है। गरीब बालक धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ते हैं, तो कौन पढ़ रहे हैं? बालक, तो ये कर्ता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है, तो ये इसका हो गया विस्तारक। तो जो कर्ता और कर्ता का विस्तारक है ये तो कहलाएगा उद्देश्य। क्या कहलाएगा? ये उद्देश्य। और ये देखिए क्या पढ़ना चाह रहा है? पुस्तक, तो ये कर्म, और ये कर्म का क्या है? विस्तारक है। और यहाँ इसकी बात करें तो ये कौन है? क्रिया है, और ये क्रिया का क्या है? विस्तारक है।
तो ये जो बातें हैं यहाँ से आगे की, ये क्या कहलाएंगी आपकी विधेय। क्या कहलाएंगी? ये विधेय। यानी कि वाक्य के अंदर कर्ता के विषय में जो बात कही जाती है, वाक्य में कर्ता के विषय में जो बात कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। और विधेय के अंतर्गत कर्म और कर्म का विस्तारक आते हैं। ठीक है। और जो उद्देश्य होता है वाक्य में, जिसके विषय में जो कुछ कहा गया है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। तो देखिए बच्चों, अभी इस वीडियो के अंदर हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण यानी कि रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, ये दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही तरह के वाक्यों के लिए चर्चा करेंगे। अभी तक जितना जो पढ़ा है आपको कितना समझ में आया जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो मन में तो पूछिएगा, मैसेज करिएगा। मिलते हैं अगली बार इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।